इस दुनिया के अंदर सब कुछ मैजिक को ही माना जाता है। यानी कि अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर्स नहीं है मतलब तुम एक यूजलेस इंसान हो। ऐसे इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर भी मैजिकल दुनिया में बैठकर मैजिक पावर को यूज करना नहीं जानता। कहा जाए तो उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो हम इसी कहानी के जरिए जानने वाले हैं। तो कहानी को सुनते रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्नेक को देखते हैं जो कि अपने मुंह से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है। वहीं पर एक इंसान कह रहा था, क्या ये क्रिस्टल मेरे लिए है? वो स्नेक बस उसे सॉरी कह रहा था। अब उतने में ही वहां पर एटिलिया नाम के लड़के की आंखें खुलती है। वो तो बस यहाँ पर सपने देख रहा था। एक छोटा सा लड़का आकर उसे कहता है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर सो रहे हो? वहां पर मानसेन में काफी सारे बुरे लोग आकर हमें परेशान कर रहे हैं और उन्होंने तो मास्टर को घेर के रखे हुए हैं। जिसको सुनने के बाद एटिलियन खड़ा होते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? ग्रैंडपा को परेशान करने वाले लोग कौन है? वहीं पर दूसरी तरफ मानसेन में काफी सारे लोग आए हुए थे। ग्रैंडपा पूछते हैं, आखिरकार तुम लोग कौन हो और लॉर्ड एटिलियन के जमीन को कब्जा क्यों कर रहे हो? अब वहां पर ऑरलैंडो नाम का लड़का पूछता है, क्या तुम एडेन इस जगह के इंचार्ज हो? जहां पर ग्रैंडपा भी वहां पर जवाब देते हुए पूछते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ऑरलैंडो एक पेपर दिखाते हुए बताता है, मैं मोसियान फैमिली से हूँ और मैं अपनी फैमिली के बिहार पर इस जगह को टेक ओवर करने के लिए आया हूँ। अब आपको ज्यादा समय तक इस जगह के बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जगह मेजिटिलियन बरने का है और तुम्हारे पास इस जगह पर कब्जा करने की कोई भी अधिकार नहीं है। ऑरलैंडो बताता है कि बर्न ने 16 साल पहले स्नेक डिमोंड्रीज पर मारा गया था और उसी ने इस पेपर में साइन किया है। ये पेपर कहता है कि अगर बर्न अपना लोन चुका नहीं पाएगा तो ये जमीन हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा इसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बताते हैं, मैं एक बार इसके बारे में कोर्ट में बात करना चाहता हूँ। वहीं पर ऑरलैंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बताता है, मैं एक मेज हूँ इसलिए यहाँ पर मुझे कोर्ट भी नहीं रोक सकता। इतना कहकर ग्रैंडपा को मारने के लिए आपने घोड़े को ऊपर उछाल लेता है, लेकिन इतने में ही वहां पर एटिलियन आकर उस घोड़े को रोककर उसके गले पर एक पंच मार के उस घोड़े को खत्म कर देता है। जिसको देखने के बाद वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ऑरलैंडो पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? अब एटिलियन छोटे बच्चे को बताता है, तुम ग्रैंडपा को सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ। वहीं पर ऑरलैंडो को भी पता चल जाता है कि ये तो बर्ने का बेटा एटिलियन कुनलुन है जो कि मैजिक पावर को यूज करना नहीं जानता। अब वो एटिलियन कुनलुन का मजाक उड़ाते हुए बताता है, तुम यहाँ पर एक मैजिक लेस इंसान होकर भी एक मेज के साथ पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मैं यहाँ पर तुम्हें इस दुनिया के रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और कुनलुन भी कहता है, आज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेज कैसे होते हैं। और लैंडो अपने मैजिकल स्टिक का यूज करते हुए कुनलुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से कुनलुन हिट होकर दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा और फेयर उसका चिंता लेने लगते हैं। वहीं पर ऑरलैंडो हंसते हुए कह रहा था, ये एक मेज को नाराज करने का कीमत है। दूसरी तरफ कुनलुन एकदम सही सलामत था। वो बताता है, ये सच में दर्दनाक था। उसको सही सलामत देखकर तो ग्रैंडपा और फेयर दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। कुनलुन बताता है, इतना ज्यादा कमजोर शरीर होने के बाद भी तुमने सच में काफी ज्यादा पावर को प्रोड्यूस किया है। सच में मैजिक पावर तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, लेकिन फिर भी तुम अपने इस मैजिक लेवल से मुझे हरा नहीं पाओगे। अब यहाँ पर ऑरलैंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो काफी जोर से चिल्लाते हुए दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कुनलुन काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार के उसे जमीन पर पटक देता है। वहीं पर एक दूसरा इंसान उन दोनों को देख रहा था। उसे लगता है इस तरह से तो यहाँ पर कुनलुन उसे खत्म कर देगा। वो अब सीधा अपने मैजिक से कुनलुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कुनलुन दूर दीवार पर जाके काफी जोर से टकराता है। वो तो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वहीं पर दूसरा इंसान ऑरलैंडो के पास जाकर अपने मैजिक पावर से उसे हील करने लगता है और अपने साथ में आए हुए लड़के को मेडिकल किट मांगता है। ऑरलैंडो बड़ी मुश्किल से अपने होश पर आ पाता है। दूसरी तरफ कुल्लून का हालत देखकर ग्रैंडपा जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं पर कुल्लून काफी ज्यादा हैरान कह रहा था, क्या वो सच में एक ट्रू मैजिक पावर है? वो इंसान अपने सर से हुडी को निकालते हुए बताता है, ये एक ट्रू मैजिक है। हालांकि मैं एक आम इंसान की तरह लगता हूँ, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर मैजिक पावर का समुंदर है। अब कुल्लून जमीन पर आते हुए ग्रैंडपा को जागने के लिए कहता है।
वो इंसान बताता है, मैंने तो सोचा था कि तुम काफी आसानी से जमीन हमें दे दोगे, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर ये करने के लिए मजबूर कर दिया। कुल्लून पूछता है, तुम कौन हो? वो इंसान बताता है, मेरा नाम नेक्सिन जेट है और अब यहाँ पर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर कुल्लून भी सोच रहा था, ये सच में एक ट्रू मैजिक पावर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब नेक्सिन जेट दोबारा अपने फ्लेम ब्रश टेक्निक का यूज करके कुल्लून के ऊपर अटैक कर देता है और कुल्लून भी उस अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे कर लेता है। नेक्स्ट इंजेट बताता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मैजिक को इस तरह से डिफेंड कर पाओगे? कुल्लून उस अटैक के वजह से घिसटते हुए पीछे चला जाता है। वहीं पर एक जोरदार का ब्लास्ट होता है, लेकिन कुल्लून उसके अटैक को डिफेंड करने में कामयाब हो गया था। वो कहता है, अब यहाँ पर मेरी बारी है। वहीं पर नेक्सिन जेड काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा था, यहाँ पर एक्चुअल में एक मोर्टल ने भी मेरी स्पेल को रेसिस्ट कर लिया है। आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है? और फिर वो दोबारा कुल्लून के ऊपर अटैक करते हुए बताता है, सच में तुम एक पागल हो, अब तुम यहाँ पर जिंदा बच नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर कुल्लून उसके अटैक से बचते हुए ऊपर उछलकर उसके मुंह पर लात मार देता है। लेकिन यहाँ पर नेक्सिन जेट ने आपने आगे एक मैजिक सील को क्रिएट कर लिया था। कुल्लून सोचने लगता है, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, मैं इसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? वहीं पर नेक्सिन जेट को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना फिल्म टेक्निक से कुल्लून के ऊपर अटैक करता है तो वो बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं पर नेक्सिन जेट की फेस पर भी एक कट लग गया था। वो देखता है, यहाँ पर तो कुल्लून अभी भी जिंदा है। कुल्लून बताता है, तुम्हारे जितने भी पावर्स है वो मेरे ऊपर सभी बेकार है। साथ ही में वो खुद से कह रहा था, सच में यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने जितना सोचा था ये मैच तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। दूसरी तरफ नेक्सिन जेड भी काफी ज्यादा हैरान सोच रहा था, क्या इंसान का मसल्स भी इस लेवल तक पहुंच सकता है? क्या जिसके बारे में हम र्यूमर सुना करते थे वो सच हो सकता है? दूसरी तरफ ग्रैंडपा कुल्लून को बता रहे थे, हम यहाँ पर सरेंडर करके जमीन उन्हें दे देते हैं। कुल्लून बताता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, मेरे पास उन्हें हराने के लिए एक उपाय मिल चुका है। ऑरलैंडो अपने टीचर को बता रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो तीनों यहाँ पर मारे जाए। नेक्स्ट इंजेट कहता है, तुम चिंता ना लो, उसने तुमको इस तरह से चोट पहुंचाया है, मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर सच में वो र्यूमर ट्रू है तो वो बच्चा बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। कुल्लून काफी तेजी से उसके तरफ आते हुए कह रहा था, मुझे यहाँ पर उसको स्पेल कास्ट करने के लिए समय ही देना नहीं चाहिए। वो अब काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। नेक्स्ट इंजेट अपने आगे एक सील बनाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल्लून यहाँ पर अपना पूरा ताकत लगाकर उसके मैजिकल सील पर अटैक कर रहा होता है। नेक्स्ट इंजेट कहता है, तुम यहाँ पर मेरे मैजिकल सील को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे। वहीं पर कुल्लून को इस अवस्था पर देखने के बाद गिरानपा और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। नेक्स्ट इंजेट आपने एक हाथ से अपने मैजिक को यूज करने लगता है तो कुल्लून भी एक चेन से ऑरलैंडो को बांध कर नेक्स्ट इंजेट की तरफ फेंक देता है, जिसको देखने के बाद नेक्स्ट इंजेट ऑरलैंडो को पकड़ने में लग जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर कुल्लून उसके पास जाकर उसके पेट में मुक्का मार के दूर फेंक देता है और फिर उसी चेन से उसका गला बांध कर उसे मारने लगता है। नेक्स्ट इंजेट तो अब यहाँ पर खून की उल्टी करने लगा था। दूसरी तरफ ऑरलैंडो सोच रहा था, क्या यहाँ पर सच में उसने मास्टर को हरा दिया, जो कि एक एलिमेंटल मैच है। वो कुल्लून को बताता है, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि तुम एक मोर्टल होके मैच के ऊपर अटैक कर रहे हो। इस तरह से तुम यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। वो अपने साथ में आए हुए लोगों को भी उसे रोकने के लिए बताता है, लेकिन वहां पर जो गांव के लोग थे वो कुल्लून को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब नेक्सिन जेट अपना सॉल लॉकिंग व्हील से कुल्लून को मारने की कोशिश करता है, जिसके वजह से कुल्लून गुस्से से पूरा लाल हो गया था। वो खड़ा होकर नेक्सिन जेट के सर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जो लोग उनके साथ में आए हुए थे वो लोग भी डर के मारे कुल्लून के सामने सरेंडर कर देते हैं। वो बताते हैं, हम बस ऑरलैंडो द्वारा हायर किए गए आर्मी थे, इसके अलावा हमारा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जिसको सुनने के बाद ऑरलैंडो तो उन्हें गद्दार कहने लगता है। वो बताता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से धोखा देकर अपनी जिम्मेवारी से दूर हो जाओगे और तुम इस सिचुएशन के सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हो? यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब लोग मारे जाओगे। क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैजिकल एलायंस उन लोगों को कितना कड़ा सजा देता है जो कि मेज की बेइज्जती करते हैं? जिसको सुनने के बाद वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अभी इतने में ही उनको वहां पर एक दूसरा इंसान आता हुआ दिखाई देता है।
वो एक घोड़े में काफी तेजी से वहां पर आ पहुंचती है, जो कि एक लड़की होती है। वो वहां पर एक घोड़े और नेक्सन जेट की बॉडी को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है मैं यहाँ पर थोड़ा लेट आ पहुंची हूँ। अब वहां पर ऑरलैंडो उसके गले पर एक बैज को देखता है, जो कि एक रेहन एकेडमी का बैज था। अब वो उस लड़की को कहता है, क्या तुम भी एक मेज हो, प्लीज तुम यहाँ पर मुझे बचा लो। वो लड़की अपने घोड़े से नीचे उतरती है। ऑरलैंडो बताना चालू करता है, मैं मोशन क्लान का एक मेज हूँ। यहाँ पर ये विलेजर्स और ट्रेडर्स ने अपने मास्टर को धोखा देकर मेज को मार के बहुत ही बड़ा अपराध किया है। अब उनको यहाँ पर मेज अलायंस द्वारा बहुत ही ज्यादा कड़ा सजा मिलने वाला है। अगर तुम मुझे यहाँ पर बचाओगी तो मेरा फैमिली तुम्हें काफी बड़ा रिवार्ड देगा। लेकिन वो लड़की उसको एक भी ना सुनकर कुल्लून के पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगा, और तुम्हें इस तरह से चोट कैसे लगा। हमें पता चलता है ये लड़की कुल्लून की फियांसे इस वेला है, जिसका उम्र 16 साल होता है। कुल्लून उसके सर पर हाथ रखते हुए बताता है, बहुत समय के बाद हमारा मुलाकात हुआ और तुम्हें ज्यादा चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस कुछ आम घाव है। वहीं पर उस लड़की को देखने के बाद तो ऑरलैंडो का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाता है। इस बेला कहती है, उन लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाने की है, लेकिन यहाँ पर मेज को मारना सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता ना लो, हम किसी को भी पता ना देकर उन्हें खत्म कर देते हैं और फिर इस जगह से भाग जाते हैं। जिसको सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा डरते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। कुल्लून बताता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बात अभी तक उतना दूर तक नहीं पहुंचा है जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। अगर हम अभी यहाँ पर उन लोगों को मार देंगे तो यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा आपत आ सकता है, और मैं सभी लोगों को इस जगह से भागने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। साथ ही में मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली और तुमको इसमें घसीटना भी नहीं चाहता। जिसको सुनने के बाद इसपेला खुद से ही कहती है, चाहे जैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो हमेशा लोगों के बारे में ही सोचता है। कुल्लून बताता है, अब इसको रिसॉल्व करने का एक ही तरीका बचा हुआ है। यहाँ पर किंगडम में मेज स्टूडेंट का ग्रैंड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, और मैं उसमें भाग लेकर एक मेज बनकर दिखाऊंगा, और उसके बाद सभी लोगों को ये मामला दोनों मेज के बीच का लगेगा, और इस तरह से हम काफी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अब ग्रैंडपा बताते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को भी देखना चाहिए, क्योंकि तुम मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहीं पर ऑरलैंडो भी सोच रहा था, क्या वो इंसान पागल है, ये तो यहाँ पर मैजिक लेस के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए तो मेरी फैमिली ने मुझे इस जमीन को सीज करने के लिए भेजा था। कुल्लून बताता है, मुझे भरोसा है कि जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर जरूर एक उपाय होता है, और एक मेज बनना बचपन से ही मेरा एक गोल है, इसलिए मैंने काफी सालों से ट्रेनिंग किया है। मैं भी यहाँ पर एक मेज बन सकता हूँ। अब वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस बेला कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ, तुम भी एक मेज बन सकते हो। अब वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं, हम यंग मास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। वहीं पर ऑरलैंडो काफी ज्यादा घायल और हैरान खुद से ही कह रहा था, क्या ये लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं, वो तो एक मैजिकल बींग्स भी नहीं है, तो इस तरह से कड़ी मेहनत करने का क्या फायदा। अब कुल्लून काफी गुस्से में ऑरलैंडो के साथ में आए हुए लड़के को बताता है, तुम इस सिवलेस इंसान को ले जाकर इस जगह से दफा हो जाओ, और मोशन क्लैन को बता देना कि मैं सिर्फ अपने हाथों से एक मेज को हरा सकता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उस तरह के थॉट रेड के फैमिली को भी काफी आसानी से दबा कर दूंगा। वो लोग ऑरलैंडो को लेकर वहां से जाते हुए कुल्लून को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि कुल्लून ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। कुल्लून खुद से ही कहता है, मैं जरूर एक मेज बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर कुल्लून के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे पत्थर से मार रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कुनलुन की मॉम एक स्नेक डिमोन है, और कुनलुन एक स्नेक डिमोन का बेटा, जिसके वजह से लोग उसे एक मोस्टर समझ रहे थे। अब अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनकर तो कुनलुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो एक एक करके उन सभी बच्चे को मारने लगता है। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं, एक डीमोन्स के बच्चे ने यहाँ पर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। कुनलुन बताता है, बचपन से ही मैं इसी रूमर को सुनते हुए आया हूँ, लोग मुझे हमेशा स्नेक डिमोन का बच्चा बुलाया करते थे। मुझे लगा कि लोग मुझे ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे जन्म देने के बाद से ही कहीं पर चले गए थे। वो एक दिन आपने ग्रैंडपा से पूछता है, क्या मैं सच में एक डीमोन का बच्चा हूँ, जहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं, आखिरकार तुमको ये फालतू की चीजें किसने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स काफी अच्छे इंसान थे। कुल्लून पूछता है, तो फिर वो इस तरह से मुझे छोड़कर क्यों गए। ग्रैंडपा बताते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं था।
एक दिन कुल्लून को एक मोंक मिला। वो कुल्लून को बताता है इस साइट पर एक लीरियान नाम का सिटी है जहाँ पर केवल मेज यानी कि जादूगर के अलावा कोई भी नहीं होता, और उस शहर को मेज कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और उस शहर के बीचों बीच पर एक राफ्या नाम का टावर भी है, और उसी टावर के अंदर एक स्नेक डीमन हजारों साल से कल्टीवेशन कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि स्नेक डीमन जिसको जन्म देती है वो इंसान इस क्लाउड मार्स कॉन्टिनेंट में छुप कर रहते हैं। जिसको सुनने के बाद कुल्लून बताने लगता है कि ये सब र्यूमर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मोंग पूछता है तो फिर तुम क्यों मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते? कुल्लून पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हो? मोंग बताता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो क्यों ना तुम खुद जाकर उसे देख लो। कुल्लून कहता है उस समय में तो मुझे मोंग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे फाइनली ये रियलाइज हो चुका है। वो ग्रैंडपा को बताता है मैं जल्दी ही एक मेज बनकर आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। इतना कहकर सभी लोगों को बाय बाय कहकर इस बिल्ले के साथ उस जगह से निकल जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद उनको लिरियन सिटी भी दिखाई देता है। अब हमें यहाँ पर क्लाउड मार्शल कंटिनेंट के बारे में कुछ बताया जाता है कि यहाँ पर मैजिक की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, और साथ ही साथ में इस कंटिनेंट में जादूगर के अलावा जो भी लोग आर्मीज है वो सभी जादूगर पे ही निर्भर होते हैं, और ये जो जादूगर होते हैं वो फॉर्मोजर एकेडमी से बनते हैं। अब स्पेला और कुनलुन लिडियन हेड मैजिक एकेडमी पर पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है मैजिक एक्रिम्टिस एग्जाम 3 सालों में केवल एक बार होता है। यहाँ पर कुनलुन एकदम सही समय पर आ पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर आज एक राइटिंग एग्जाम होने वाला था, और यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट एग्जाम के लिए आते हैं उन्हें बेसिक मैजिक पहले से ही आता था। और इस एग्जाम के 4 राउंड्स होते हैं। अब यहाँ पर पहला राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पर मैजिकल नॉलेज के बारे में लिखना होता है। वहीं पर एक टीचर कुल्लून की बॉडी को देखते हुए सोच रहा था ये तो एक हेवी आर्मर्ड नाइट बनने के लायक है। अब यहाँ पर कुल्लून खड़ा होकर सबसे पहले अपने पेपर टीचर को दे देता है, जिसको देखने के बाद तो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कुल्लून को हॉल पर जाके अपने रिजल्ट का इंतजार करने के लिए बताते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हॉल पर काफी जोर से बेल रिंग करने लगता है, जहां पर सभी का रिजल्ट शो होने लगा। हम देखते हैं वहां पर फर्स्ट प्लेस पर तो कुल्लून आया होता है। साथ ही साथ में उसने आज से पहले के सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था। अब इस बेला काफी ज्यादा खुश होती हुई बताती है कि तुमने यहाँ पर राइटिंग एग्जाम के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। कुल्लून जवाब देता है मुझे पहले से ही इसके बारे में पता था। मैजिक प्रैक्टिस न आने के बाद भी उसने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग और मैजिक के बारे में सभी किताबों को अध्ययन किया था। वहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में कुल्लून को कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि यह तुम्हारा अपेक्षा के अंदर ही है? मैंने बहुत समय से किसी के अंदर भी इतना ज्यादा घमंड नहीं देखा था। कुल्लून इसके तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? कुल्लून को देखने के बाद वो स्टूडेंट काफी ज्यादा डरते हुए बताता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेशन कह रहा था। अब कुल्लून और इस्पेला सेकेंड राउंड के लिए उस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एग्जामिनर ऑफिस पर दो आदमी कुल्लून के ही बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कुल्लून मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक आदमी बताता है पहला राउंड तो आपने लक के वजह से जीत गया, लेकिन वो यहाँ पर सेकंड राउंड को पार नहीं कर पाएगा। अब हमें बताया जाता है सेकंड राउंड में स्टूडेंट को एक मैजिकल सर्कल के सेंटर पर रहना होता है, और जैसे ही एग्जाम शुरू होता है उनके ऊपर एक मैजिकल प्रेशर पड़ने लगता है, और एक स्टूडेंट को उस प्रेशर को सहने के लिए अपने मैजिकल पावर को अनलिश करना पड़ता है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वहां पर मैजिकल रिंग्स भी एक एक करके कंप्लीट होने लगते हैं, और जब पूरा मैजिकल रिंग्स लाइट से घिर जाता है तो स्टूडेंट उस राउंड को पास कर लेता है। और बिस्मिल्लाह कुल्लून से पूछती है सेकेंड टेस्ट के लिए तुमने क्या योजना बनाया है? क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? जहाँ पर कुल्लून ने ना पर जवाब देते हुए कहा कुछ चीजें हमें हमेशा फेस करना पड़ता है। अब वहाँ पर एक टीचर के पास जाकर अपना एडमिशन टिकट को शो करता है, और टीचर ने कुल्लून को बताया तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, इसलिए तुम इस जगह से चले जाओ। मैं पूरे 40 सालों से इस पोजीशन में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं काफी आसानी से स्टूडेंट के कंडीशन को पता कर सकता हूँ। और कुल्लून कहने लगा लेरियान हेड एकेडमी के रूल्स के अनुसार आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट आपने फर्स्ट टेस्ट को पास करने के बाद सेकेंड टेस्ट को दे सकता है। टीचर बताते हैं हर साल यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारी ही तरह मोर्टल बॉडी था। ये प्लेटफॉर्म सच में काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जो कि मैजिक पावर को प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें भी कुछ इंजरीज हो सकती है। अब कुल्लून दोबारा बताता है आर्टिकल 52 के अनुसार आपका काम स्टूडेंट को इस तरह से मना करके उनको प्रोटेक्ट करना है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपके पास जो चीज है वो कोई पावर ना होकर एक कर्तव्य है।
टीचर काफी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर एक मेज बनने के चक्कर में मारे जाओगे। कुल्लू ने बताया, नेशनल लॉ आर्टिकल 7 एंड 13 के अनुसार अगर कोई भी मेज दूसरे मेज स्टूडेंट को एग्जाम देने से रोकता है तो उसे एक क्राइम माना जाता है। जिसको सुनने के बाद टीचर कुछ भी बोल नहीं पाते, लेकिन वो कुल्लू को रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुल्लू एक भी नहीं सुनता और सेकेंड टेस्ट देने के लिए मैजिकल सर्कल के अंदर चला जाता है। और कुल्लू के ऊपर मैजिकल प्रेशर पड़ने लगा, जिसकी वजह से कुल्लू काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसको सेकेंड टेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रेशर की वजह से उसे लगने लगता है कि उसके ऑर्गन्स और बोन यहाँ पर पार्ट पार्ट में बदल रहे हैं। और टीचर बताते हैं, आपने नीचे मैजिकल सर्कल को देखो, जैसे जैसे वो पूरा होता जाएगा इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे पास अभी भी इसको रोकने के लिए चांस बचा हुआ है। इस बेला भी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर कुंदन के कपड़े फटने लगते हैं। हालांकि उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने बताया, मैं एकदम ठीक और एक्सीलेंट कंडीशन पर हूँ। वहीं पर टीचर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे, आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है? वो अपने फिजिकल बॉडी से इस प्रेशर को कैसे रेसिस्ट कर सकता है? मैजिकल सर्कल भी यहाँ पर आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बॉडी में एक भी घाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसे होल्ड कर सकते हो? कुल्लू ने बताया, मैंने यहाँ पर 100 से ज्यादा बार बता दिया है कि मैं एकदम एक्सीलेंट कंडीशन पर हूँ। अब वहाँ पर धीरे धीरे वो सर्कल भी कंप्लीट होने लगा। इस बेला कुल्लू को मोटिवेट करती रहती है। टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहे थे, यहाँ पर मसल्स भी मैजिकल पावर को रेसिस्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पर वो सर्कल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से उसने यहाँ पर सेकेंड टेस्ट को भी पास कर लिया था। और कुल्लू टीचर को बताता है, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे जल्दी फाइनल टेस्ट के लिए प्रमोट करो। टीचर पूछता है, क्या तुम सच में फाइनल टेस्ट भी देना चाहते हो? हमें बताया जाता है, फाइनल टेस्ट में मैजिकल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो प्रेशर तब तक नहीं रुकता जब तक वो यहाँ पर हाई रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर देगा। इस बेला रोते हुए पूछती है, तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को पहले से ही पास कर लिया है, तो फिर तुम अभी भी उससे कंटिन्यू क्यों करना चाहते हो? अब कुल्लू के कहने पर टीचर को भी उसको फाइनल टेस्ट के लिए प्रमोट करना पड़ा। अब यहाँ पर कुल्लू को काफी ज्यादा दर्द होने लगा, वो दर्द से कराने लगता है। इसी के साथ में वहाँ पर हॉल में दोबारा काफी जोर का बेल बजता है। अब लोग कहने लगते हैं, आखिरकार दोबारा यहाँ पर किसने एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया? वो चेक करने के लिए हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं, यहाँ पर तो दोबारा कुल्लू ने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। दूसरी तरफ चीफ यूजी टीचर नाइडेलन से पूछते हैं, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि उसी एग्जाम के लिए एलो मत करना, आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? अब टीचर नाइटेलन बताते हैं, मैं ये कर नहीं पाया क्योंकि मैंने आज से पहले किसी भी स्टूडेंट को इतना ज्यादा हताश होते हुए नहीं देखा था। यूजी बताता है, यहाँ पर तुम्हारा काम कैंडिडेट्स की मैजिकल पावर के बारे में पता करना है। इस तरह से एक मैजिकलेस इंसान को एग्जाम पास करने देकर पूरे रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। क्या तुम अपने चेस्ट पर लगा हुआ एग्जामिनर बैज को जस्टिफाई कर सकते हो? टीचर नाइटेलन उसे माफी मांगते हुए बताते हैं, लेकिन उस लड़के ने हमारे एग्जाम के रूल्स के सभी क्राइटेरिया को पार कर चुका है। और दूसरी बात, अगर आप देखते कि वो किस तरह से प्लेटफॉर्म से बाहर आया था, तब जाकर आप उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और हम अपने तरीके से उस अवसर को नहीं छीन सकते जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है। उसको अपने प्रति पूरा भरोसा है, इसलिए उसके सच्चाई की तुलना में हम इस तरह से किसी के फ्यूचर के बारे में फैसले तो नहीं ले सकते। अब वो अपने छाती से उस ब्याज को निकालते हुए बताते हैं, मेरे धर्म ने ये मुझे करने नहीं दिया, इसलिए आप इस ब्याज को वापस रख सकते हो। अब यूजी उस ब्याज को बिना लिए वहां से जाते हुए बताता है, ये सब पागलपन है और तुम्हारा ब्याज किसी को भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम जल्दी ही रिटायर होने वाले हो। साथ ही में वो खुद से ही कह रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे इस पागलपन को जरूर रोकना चाहिए। सभी विजार्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए मैं इस तरह की चीजों को यहाँ पर एलो नहीं कर सकता। अब वो सभी कैंडिडेट्स को बता देता है कि थर्ड एग्जाम एक मैजिकल कमबैक कंटेस्ट होने वाला है और इस कमबैक में एक मैजिकल फाइट होने वाला था। दोनों लोगों के पास अपने अपने मैजिकल वेपन को यूज करके फाइट करना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट्स अपने मैजिक की मदद से अपने ओपोनेंट को हराएगा, उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही में कैंडिडेट्स को अपने अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लाने की जरूरत थी और फिर विनर को फाइट करता रहना पड़ता था जब तक 40 कैंडिडेट फाइनल तक पहुंच नहीं जाते। एक टीचर सभी कैंडिडेट्स को बताते हैं, ये कंटेस्ट कल से शुरू होगा और सभी लोगों के पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरे आधा दिन बचा हुआ है। जिसको सुनने के बाद कुल्लू को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर पहले से ही टारगेट बन चुके हैं। इस बेला पूछती है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? कुल्लू ने बताया, हमें यहाँ पर मैजिकल इंस्ट्रूमेंट
खरीदने की जरूरत है। अब वो दोनों मैजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए एक शॉप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुल्लून जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है तो शॉपकीपर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, अगर स्टोर के अंदर कोई भी सामान टूटेगा तो तुम्हें उसका पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। वो उन दोनों को अपने सब से बाहर कर देती है, क्योंकि उनका सब कुल्लून की जरूरतें पूरा नहीं कर पाएगा। अब इस बेला कुल्लून को बताती है, तुम्हें इस तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुनी थी कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर कुछ शॉप मौजूद है, हम वहाँ पर जाकर चेक करते हैं। कुल्लून ने बताया, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव नहीं कर सकता। सच में कंटेस्ट का रूल तो काफी ज्यादा ट्रिकी है। अब इतने में ही उनको पीछे से कुछ लोग उन्हें रोकते हुए बताते हैं, ऐसा लगता है तुम यहाँ पर गलत जगह पर आ चुके हो। अब उनको देखने के बाद इस बेला घबराते हुए कहने लगती है, ये लोग तो ब्रोकन स्काई गैंग के लोग हैं, हम गलती से उनके एरिया के अंदर आ चुके हैं। कुनलुन पूछता है, ये ब्रोकन गैंग क्या है? जहाँ पर इस बेला बताती है, ब्रोकन स्काई गैंग एक फॉलन नाइट का ग्रुप है, जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक लड़का अपने बॉस को बताता है, ऐसा लगता है वो लड़की एक मेज स्टूडेंट है। बॉस बताता है, हमने पहले भी काफी सारे मेज को खत्म किया है, बाद में हम इसका निशान यहाँ पर मिटा देंगे। कुल्लू ने बताया, ये छोटे चिटिया हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? इस बेला कहती है, अभी वो केवल 3 लोग हैं, इससे पहले कि वो ज्यादा हो जाए हम एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इतने में ही वॉल के ऊपर से 2 लड़के आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कुल्लू को पता चलता है कि यहाँ पर तो 5 लोग मौजूद है। वो एक एरो को पकड़ते हुए एक क्रिमिनल के पेट पर पंच मार के उसे दूर फेंक देता है, और फिर उसी एरो से उसका खेल भी खत्म कर देता है। इतने में ही एक दूसरे ने अपने फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुल्लून अपने एक ही हाथ से उस फायर को साइड पर कर देता है। पीछे से एक दूसरा लड़का आकर इस बेला के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन कुल्लून ने उसके मुंह को पकड़कर उसे भी दूसरे लड़के के ऊपर फेंक देता है। अब वहां पर बोस आके कुल्लून के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन कुल्लून को उसके अटैक का कुछ भी असर नहीं पड़ता। कुल्लून पीछे मुड़कर काफी गुस्से में उसे देखता है। बोस काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये किस तरह का मोस्टर है? वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कुल्लून उसके मुंह को पकड़ते हुए उसकी मैजिकल वेपन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रीज होने लगा। बोस काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इस बेला भी कहती है, ये वेपन तो आइस मैजिक से इनहेंस किया गया है। बोस ने बताया, ये जो आइस है ये तुम्हारे बॉडी के अंदर फैल जाएगा और तुम पूरी तरह से फ्रीज होकर मारे जाओगे। कुल्लू उस वेपन को देखते हुए कहता है, सच में ये चीज तो वाकई में काम का है। वो अपने हाथ में फ्रीज हुआ आइस को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखने के बाद बोस काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इस बेला पूछती है, क्या आइस मैजिक ने तुम्हें चोट पहुंचाया? कुल्लू ने उस वेपन को देखते हुए बताया, मुझे लगता है थर्ड टेस्ट पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक उपाय मिल चुका है। अब हम दूसरे दिन बैटल एरिना को देखते हैं, जहां पर मैजिक कमबैक टूर्नामेंट होने वाला था। अब सभी कैंडिडेट्स एरिना के अंदर जाने लगते हैं। इस बेला कुल्लून को अपने बेस्ट देने के लिए कहती है। वहीं पर बाकी कैंडिडेट्स कुल्लून को देखते हुए कहते हैं, ये इंसान तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या वो गलती से इस जगह पर आया है? मैजिक एरिना उस जैसे बड़े इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। अब वहां पर कुछ लोग एक दीपक नाम के लड़के को देखते हुए बताते हैं, ऐसा लगता है वो तो एक एलिमेंटरी स्कूल का स्टूडेंट है। इस साल के एग्जाम को हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहीं पर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के अंदर से यूजी और दूसरे टीचर उन सभी को देख रहे होते हैं। टीचर एक स्क्रोल को देखते हुए बताता है, यहाँ पर रूल्स के अनुसार कैंडिडेट्स पार्टीज को मैजिकल टूल्स को यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहिए। यूजी ने कहा, एकेडमी के अच्छाई के लिए हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए। अगर हम एरिना के अंदर उस इंसान को बाहर निकालने के लिए कोई कारण ढूंढेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे टीचर ने बताया, आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, क्योंकि मैंने उसको निकालने के लिए पहले से ही सभी तैयारी कर ली है। अब वो सभी कैंडिडेट्स को उनके ड्रॉ नंबर्स के आधार में लाइन पर लगने के लिए बताते हैं। अब वहाँ पर सभी का नंबर निकल कर बाहर आता है। यहाँ पर अब नंबर 176 और 177 के बीच में फाइट होने वाला था, और फिर 178 और 179 के बीच में फाइट होने वाला था। लोग कहने लगते हैं, जिसका भी नंबर 177 है वो तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि उसका ओपोनेंट 176 जो कि एक मेज फैमिली का जीनियस लड़का मेलो है। हम देखते हैं यहाँ पर 177 तो कुल्लून का ही नंबर होता है। दरअसल उन दोनों टीचर ने जानबूझकर कुल्लून को 177 में रखे होते हैं और वहां पर बैटल को स्टार्ट कर दिया जाता है, जहां पर दो कैंडिडेट्स अपने अपने मैजिक वांड्स का यूज करके लड़ने लगते हैं। हमें बताया जाता है, भले ही ये मेज कैंडिडेट्स के लिए एक इंट्रांस एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को पहले से ही मैजिक कमबैक के बारे में बेसिक नॉलेज होता है।
अब कुछ समय के बाद ग्रुप 35 का मैच स्टार्ट होता है, जिसमें कंटेस्टेंट नंबर 76 मेलो को एरिना पर बुलाया जाता है। लोग कहने लगते हैं ये तो मेज फैमिली का जीनियस मेलो है और उसने केवल 14 साल की उम्र में ही 3 अटैकिंग स्किल पर मास्टर कर लिया होता है। अब उसके सामने कुनलुन भी आ पहुंचता है। उसको देखने के बाद लोग कहने लगते हैं सच में इसका लक तो काफी ज्यादा बेकार है। दूसरा बताता है ये तो वही इंसान है ना जिसने पहले और दूसरे एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए आया है। लेकिन ये तो एक मेज भी नहीं लगता। कुल्लू अपने बैग को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वहीं पर मेलो भी अपने मैजिकल वांड को बाहर निकाल लेता है। कहा जाता है वो वांड बहुत ही ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट से बना हुआ है। लोग देखते हैं कुल्लू के पास तो कोई भी मैजिकल टूल नहीं है। अब कुल्लू लड़ाई के लिए तैयार होते हुए अपने हाथ में एक वेपन को लेते हुए बताता है माफ करना लेकिन मेरे पास मैजिक वांड काफी ज्यादा बड़ा है। उसके मैजिक वांड को देखने के बाद तो वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरह के मैजिक वांड को कभी भी नहीं देखा था। और कुल्लू कहता है ये मैजिक वांड ब्रोकनिस का ज्ञान की मदद से बनाया गया है। कल जब वो उन्हें मार रहा था तब बोस ने कुल्लू से अपनी जान की भीख मांगी है। वो कुल्लू को अपना सारा इनहेंस मैजिक वेपन दे देते हैं। जिन वेपन को लेकर कुल्लू ब्लैक स्मिथ एजाक्स के पास आकर उन सभी वेपन को मिलाकर दूसरा वेपन बनाने के लिए कहता है। एजाक्स ने कहा इतने कम समय में इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। कुल्लू उसके तरफ पैसे से भरा हुआ पोटली फेंक देता है जो कि उसने बुरोकोनिस का गैंग से ही लिया था। एजाक्स बताता है ये पैसों की बात नहीं है, मुझे वेपन बनाना काफी ज्यादा पसंद है। तुम बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता मत लो और इसको यहीं पर छोड़ दो। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही इसे बना दूंगा। अब यूजी कुल्लू को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में बताता है मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़का ऐसा ही कुछ करने वाला है। वहीं पर बाकी लोग भी कहने लगे थे क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। अब कुल्लून सभी को शांत कराते हुए अपने वान को यूज करता है तो उसमें से आइस निकलना चालू हो जाता है। उसने बताया एकेडमी के अनुसार इसमें कोई भी गलत नहीं है कि वांस कितना छोटा और कितना बड़ा होना चाहिए। लोग काफी ज्यादा हैरान कहने लगते हैं ये तो फ्रॉस्ट मैजिक है। यूजी काफी जोर से चिल्लाते हुए बताता है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक इनहेंस किया गया एक वेपन है। मैं अब यहाँ पर उसको इस एग्जाम से बाहर निकालने वाला हूँ। दूसरा टीचर उसे रोकते हुए बताता है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठा रहा है, इसलिए हमारे लिए उसको एग्जाम से बाहर करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है उसका ओपोनेंट कौन है? उसका बैकग्राउंड मेज फैमिली से आता है। हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कुल्लू को हराने के लिए मेलो का यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम जीत भी जाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पर एरिना के अंदर मेलो कुल्लू को पागल बोलते हुए कहता है साइज में बड़ा होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पहले के एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक करने में किस तरह से कामयाब हो गए हैं। वहां पर बाकी स्टूडेंट भी कहते हैं मेलो अपने रेपुटेशन के लिए जीता है, उसका हर वर्ड ट्रू होते हैं। जादू के सामने बल काम नहीं कर सकता। साथ ही में उसके हाथ में जो वेपन है वो स्पेल कास्ट करने में स्लो हो जाएगा। अब इस फाइट को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है तो मेलो काफी तेजी से आगे जाते हुए अपने वाण की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कुल्लू अपने मैजिकल वेपन का यूज करके एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करके पूरी तरह से जमीन के अंदर कर देता है, जिसको देखने के बाद वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि कुल्लू ने एक ही बार में उसे हरा दिया था। वो मेलो को सॉरी कहते हुए बताता है मैं अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। अब तुम यहाँ पर उसको बचा सकते हो, अगर समय रहते ही उसका उपचार हो जाएगा तो वो यहाँ पर बच सकता है। अब यहाँ पर कुल्लू को विनर घोषित कर दिया जाता है, जिसको सुनने के बाद इस बेला काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहीं पर बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरानी से कह रहे थे आखिरकार मेलो इस तरह से कैसे हार सकता है? क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है या तो फिर हम कोई सपना देख रहे हैं? यूजी उस टीचर से पूछता है आखिरकार ये कैसे हो गया, जहाँ पर उस टीचर ने बताया मेलो ने यहाँ पर लापरवाही की है और साथ ही में उसके पास ओरियर के साथ में फाइट करने का कोई भी अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से वो इस तरह से हार गया। यूजी बताता है अब ये कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम श्योर हो कि बाकी ग्रुप्स उसे हरा पाएगा? जहां पर टीचर बताता है मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ पर मेलो ने लापरवाही करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बाकी कैंडिडेट्स पहले से ही बहुत ही ज्यादा सावधान हो चुके हैं, इसलिए हमें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है।
अब एरिना के अंदर एक रेफरी कुल्लून को बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होने वाला था। कुल्लून ने यहाँ पर रेफरी को बताया, मैं यहाँ पर गार्डिंग चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद रेफरी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कुल्लून दोबारा बताता है, मैं यहाँ पर गार्डिंग चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर केवल एक गार्डिंग चैलेंज ही नहीं है, साथ ही साथ मैं इस इवेंट में शामिल सभी रिकॉर्ड को चैलेंज कर सकता हूँ, जो कि आर्टिकल 2 के पेज 43 में लिखा गया है। रेफरी कहता है, तो फिर तुम गार्डिंग चैलेंज करना चाहते हो। साथ ही में वो खुद से ही कह रहा था, काफी सालों से किसी ने भी अभी तक गार्डिंग चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ पर चेक करके तुम्हें बताता हूँ। वहीं पर बाकी स्टूडेंट्स एक आपस में बात कर रहे थे, वो तो यहाँ पर गार्डिंग चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब वो एरिना के अंदर ही रहकर इस साल के सभी कंपटीटर को चैलेंज करना चाहता है। दूसरा बताता है, सच में वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, उसने यहाँ पर चुपके से अटैक करके मेलो को हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी को हरा देगा। वहीं पर यूजी भी उसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कुल्लू अपने सर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अब रेफरी बताता है, कैंडिडेट 177 कुल्लू ने गार्डिंग चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसलिए बाकी कैंडिडेट्स अपने नंबर के हिसाब से उसे चैलेंज कर सकते हैं और इस एग्जाम का हाईएस्ट रिकॉर्ड 17 लोगों का है। जिसको सुनने के बाद वहां पर बाकी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बताते हैं, वो तो यहाँ पर हम सभी को इंसल्ट कर रहा है। और क्विडा नाम का एक कैंडिडेट एरिना की तरफ जाते हुए बताता है, कैंडिडेट नंबर के हिसाब से उसके साथ फाइट करने की बारी मेरी है। और बाकी कैंडिडेट्स क्विडा को कहने लगते हैं, तुम उस एरोगेंट इंसान को धूल चटा दो। वहीं पर क्विडा भी सोच रहा था, यहाँ पर मेरे पास फेमस होने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं यहाँ पर मेलो की तरह उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता और वो काफी ज्यादा फुर्तीला भी है, इसलिए मेलो उसके सपोर्ट पर आ गया था। क्विडा कुल्लू से थोड़ी दूरी बनाए रखता है। बाकी स्टूडेंट बता रहे थे, मेलो इसलिए हार गया क्योंकि उसके पास अटैक करने के लिए मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो क्विडा के सामने क्या कर पाएगा। अब यहाँ पर रेफरी बैटल को स्टार्ट कर देता है। क्विडा अपने मैजिकल वान को बाहर निकालकर अपने स्पेल को कास्ट कर पाता, उससे पहले ही कुल्लून उसके सामने आ चुका था, जिसको देखने के बाद तो क्विडा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी थंडर बोल्ट से कुल्लून के ऊपर अटैक करता है। पर यहाँ पर कुल्लून को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुल्लून अपने वेपन से उसको काफी दूर फेंक देता है, जिसको देखने के बाद रेफ्टी के साथ ही साथ में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ पर अब क्विडा दोबारा खड़ा होने की हालत पर तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके वजह से यहाँ पर वो दोबारा इस बैटल को जीत लेता है। स्टूडेंट्स कह रहे थे, कुल्लू तो यहाँ पर थंडर लाइट से भी हिट हुआ था, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सच में उसका डिफेंस तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं पर दूसरी तरफ यूजी भी कह रहा था, आखिरकार ये किस तरह का सन की इंसान है। इस बिला तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कुल्लू को चीयर कर रही थी। अब वहां पर मेडिकल टीम आकर क्विडा को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर वहां से ले जाते हैं। अब वहां पर नेक्स्ट मैच के लिए दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो कैंडिडेट ऐसे ही हार मान लेती है। दूसरा कैंडिडेट भी ऐसे ही हार मानते हुए कहता है, यहाँ पर कोई पागल ही होगा जो उस मोस्टर के हाथों से जानबूझकर मरने के लिए जाएगा। अब वहां पर सभी लोग एक एक करके हार मानने लग जाते हैं। एक कैंडिडेट वहां पर कुछ सोचने लगता है, तो दूसरा कैंडिडेट बताता है, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, यहाँ पर खुद श्यालोर और रूमिंग तक तो हार मान चुके हैं, तो तुम यहाँ पर पागलपंती करने की कोशिश मत करना। अब वहाँ पर एक भी कैंडिडेट कुल्लू के साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। रेफरी यूजी के पास जाकर बताता है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद हार मान रहे हैं, वो लोग कैंडिडेट 177 से फाइट करना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें क्या करना चाहिए। वहां पर यूजी उस टीचर से पूछता है, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंट प्लान सच में यही था। टीचर ने काफी ज्यादा घबराते हुए बताया कि उसके पास एक और ट्रिक भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट जियान लंग हमारे लिए ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। वो एक कैंडिडेट को मारने के वजह से पिछले एग्जाम पर डिस्क्वालीफाइड हो गया था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास जूनियर में से कम स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर उसका नंबर 191 है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कैंडिडेट कुल्लू का खेल खत्म कर देगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे तो यह हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। यूजी टीचर और को कहता है, मैं तुम्हारे इस आइडिया को एडमायर करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक चीज है। इतना कहकर वो एक लॉकेट को बाहर निकालता है, जो कि एक सी मोस्टर बोन से बना हुआ स्टीलर गार्ड का आर्टिफैक्ट था, जो कि फिजिकल डिफेंस को ट्रिगर कर सकता है। अब वहां पर 189 और कैंडिडेट 190 हार मान लेते हैं, पर कैंडिडेट 191 जो कि जियानलंग था वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको सुनने के बाद बाकी स्टूडेंट कहते हैं, आखिरकार कोई कैंडिडेट तो उसके सामने खड़ा हो पाया। अब वो एरिना के अंदर चला जाता है।
हम देखते हैं उसने उस लकीर को भी पेन कर रखा हुआ था। अब जियान लंग कुल्लून को बताता है ये स्टेज तुम्हारे लिए सुइटेबल नहीं है, तुम्हें जाकर एक वॉरियर या तो फिर एक ब्लैक स्मिथ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक देरी नहीं हुआ, तुम बस सरेंडर कर दो। अगर यहाँ पर एक बार मैच स्टार्ट हो जाएगा तो तुम्हारा जान खतरे में पड़ सकता है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर अवेयर करना चाहता हूँ। इतना कहकर आपने मैजिकल वान को बाहर निकाल लेता है। वहां पर बाहर स्टूडेंट बताते हैं मैंने सुना था कि वो पिछले साल एक कैंडिडेट को बहुत ही बुरी तरह से मारने के वजह से डिस्क्वालिफाइड हुआ था और उसने एक ही साल के अंदर ही बाकी 3 मैच को भी खत्म कर दिया है। जिसको सुनने के बाद इस बेला कुल्लून के बारे में चिंता लेने लगती है और वहां पर मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। कुल्लून काफी तेजी से उसके पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियान लंग ने अपने आगे एक मैजिकल सील को क्रिएट कर लिया था, जिसको देखने के बाद कुल्लून के साथ ही साथ में बाकी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मैजिक बैरियर को तो एक स्टार रैंक का मैच ही मास्टर कर पाता है। अब जियालंग हंसते हुए बताता है अब मेरी बारी है। इतना कहकर इन्फेर्नो ब्रश टेक्निक से कुल्लून के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद इस बेला कुल्लून के बारे में चिंता लेने लगती है। जियालंग ने बताया कि मेरे पास तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुल्लून एकदम सही सलामत उसके पास आकर उसके एक हाथ को पकड़ते हुए जियालंग के ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर जियालंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन अचानक से उसके गले का लकीर चमकने लगा, जिसके वजह से कुल्लून को भी कुछ अजीब होने लगता है। जियालंग दोबारा अपना इन्फोर्नो ब्रश से कुल्लून के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा जाकर कुल्लून को लगता है और फिर वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट हुआ। वहां पर दूसरा स्टेलर मैजिक को यूज करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। वहीं पर जियालंग खुद से ही कह रहा था मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करके एकेडमी के अंदर जाना होगा और मुझे स्पिरिचुअल सीक्रेट के बारे में सीखना होगा, वरना ये बॉडी जल्दी ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर कुल्लून अभी भी जिंदा था। कुल्लून ने बताया ये तुम्हारा मैजिक उस मेज के मैजिक से तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है जिसको मैंने अपने हाथों से मारा था। जियालंग काफी जोर से चिल्लाते हुए बताता है आखिरकार तुम क्यों नहीं मरते। वहीं पर स्टूडेंट भी कुल्लून को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो पूछते हैं क्या उसने यहाँ पर इससे पहले एक मेज को मारा था। दूसरी तरफ इस्पेला भी रोते हुए कुल्लून को होशियार रहने के लिए कह रही थी। कुल्लून बताता है तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो, क्योंकि उसे हराने के लिए मुझे एक उपाय मिल चुका है। वहीं पर टीचर भी कह रहे थे आखिरकार वो 2 स्टेलर अटैक को कैसे डिफेंड कर सकता है। क्या उसने यहाँ पर अपने फुट और टेक्निक को यूज करके उसे डॉज किया या तो फिर उसके पास कोई सीलिंग टेक्निक है। यूजी ने बताया कि उसके पास कोई भी डिफेंस टेक्निक नहीं है, वो सील के रूप में अपनी बॉडी की यूज कर रहा है। अब जियालंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए आपने डार्क फ्लेम ब्लैक मैजिक का यूज करके कुल्लून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुल्लून उसके अटैक से बचते हुए काफी तेजी से उसके पीछे आ चुका था। वो उसके मुंह को पकड़ते हुए बताता है तुम जरूर यहाँ पर किसी आर्टिफैक्ट को यूज कर रहे हो। जब तुमने सेकंड टाइम मेरे अटैक को ट्रिगर किया था तब मुझे इसके बारे में पता चल चुका था और उस समय में मैंने तुम्हारे हाथ को इसलिए पकड़ पाया था क्योंकि तुम अपने कोशिश से सील को यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक से भी कुछ ना होने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पर यूजी भी कुल्लून की ऑब्जर्वेशन स्किल का तारीफ करे बिना नहीं रह पाया और कुल्लून उसको जमीन पर फेंकते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए बताता है। रेफरी भी सोच रहा था आखिरकार मैं उसके ऑर्डर को क्यों मान रहा हूँ। अब वो यहाँ पर कुल्लून को विनर घोषित कर देता है। अब यहाँ पर कुल्लून के साथ में फाइट करने के लिए किसी के अंदर भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं था, इसलिए अब वो यहाँ पर थर्ड ट्रायल को भी पास कर लेता है। साथ ही में उसने यहाँ पर तीसरी बार एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। इस पिला काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे कंग्रेस करती है। अब यूजी भी कुल्लून को अपने ऑफिस पे बुलाने के लिए बताता है। कुछ समय के बाद कुल्लून यूजी के ऑफिस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर यूजी ने बताया तुमने तीनों एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, सच में तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। कुल्लून भी कहता है और आपने जो मैच शेड्यूल के लिए ड्रॉ निकाला था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था। यूजी सीधा पॉइंट पर आते हुए बताता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक किया तो मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर एक्सीडेंटली मोजैन फैमिली के एक मेज को मार दिया है और तुम उस परेशानी से निकलने के लिए एग्जाम देने के लिए आए हो। कुल्लून काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है आखिरकार उनको इसके बारे में कैसे पता चला। यूजी ने कहा कि हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मामले को संभाल लूंगा, लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन है।
तुम्हें इस एग्जाम से बाहर होना होगा। मुझे पता है कि तुम मेज भरने के बेटे हो और तुम्हारा कमबैक स्किल भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन तुम्हारे लिए मेज बनने का रास्ता सुइटेबल नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए रॉयल नाइट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख सकता हूँ। कुल्लून भी बताता है, आप सच में एक काफी अच्छे एग्जामिनर हो, लेकिन मैं भी एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या एक नाइट के पास टेलीपोर्टेशन पोर्टल को यूज करके मेज कैपिटल पर जाने का अधिकार है? जहाँ पर यूजी ने ना पर जवाब दिया। कुल्लून कहता है, तो फिर मुझे आपकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक मेज बनने के बाद ही अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। यूजी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम यहाँ पर मजाक करना बंद करो। तुम एक मैजिकलेस इंसान होकर मेज बनना चाहती हो, तुम इसको सोचना बंद कर दो। कुल्लून बताता है, एकेडमी एग्जाम स्कोर के आधार में कैंडिडेट को चूज करता है, इसलिए तुम्हारे कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उस थर्ड फैमिली के बारे में बात किया जाए तो मैं खुद उस मामले को संभाल सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर तुम्हें खुद को इतना ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। यूजी काफी गुस्से में टेबल पर पंच मारते हुए बताता है, मैं किसी भी इंसान को अपना एग्जाम बर्बाद करने नहीं दूंगा। वहीं पर कुल्लून उनको ना सुनकर सीधा उस जगह से बाहर चले जाता है। यूजी वहाँ पर दूसरे टीचर को फोर्थ एग्जाम के बारे में बता देने के लिए कहता है, जो कि एक स्पिरिट बीस्ट हंटर था। वो बताता है इस एग्जाम को वो खुद देखने वाला है। टीचर योर्क पूछता है, क्या आप फाइनल ट्रायल के लिए सच में इतना ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक अरेंज करने वाले हो? यूजी बताता है, मैंने जितना कहा है तुम बस उतना करो। और टीचर योर्क सभी स्टूडेंट को बता देता है कि फाइनल ट्रायल का नाम स्पिरिट बीस्ट हंटर है, जिसमें कैंडिडेट्स को मिस्टूड फॉरेस्ट में जाकर एक स्पिरिट बीस्ट को ढूंढकर उसे अपने मैजिक स्पेल से कैप्चर करके एकेडमी पर लाना होगा। उसके बाद कैंडिडेट उस एग्जाम को पास कर लेगा। जिसको सुनने के बाद स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, मैंने तो आज से पहले कभी भी इन्हांसमेंट स्पेल के बारे में नहीं सुना था। यूजी उनको चिंता ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ट्यूटर्स उनको इन्हांसमेंट स्किल सिखाने वाले थे। यूजी दोबारा कहता है, लेकिन तुम लोगों को एक जरूरी बात याद रखनी होगी, फॉरेस्ट को पूरी 3 लेवल में बांटा गया है, क्योंकि मिस्टूड फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंजरस है। कैंडिडेट्स को केवल लेवल 1 पर ही जाना अलाउ है। अगर कोई भी उसके अंदर जाएगा तो एकेडमी के रेस्क्यू टीम उसके लिए जिम्मेदारी नहीं रहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना चालू करते हैं, वो लोग तो यहाँ पर हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। यूजी बताता है, मेज का रास्ता हमेशा काफी ज्यादा डेंजरस होता है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम एग्जाम को छोड़कर जा सकते हो। वो तो दरअसल यहाँ पर कुल्लून को ये सब सुना रहा था, लेकिन कुल्लून को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वहाँ पर एक ट्यूटर्स बताता है, सभी कैंडिडेट्स ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इन्हांसमेंट स्किल को एक ही बार में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस बेला कुल्लून को कहती है, ऐसा लगता है हम यहाँ पर दोबारा टारगेट बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? कुल्लून कहता है, हमें यहाँ पर चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब दूसरे दिन सुबह ही फोर्थ ट्रायल को स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी कैंडिडेट्स को सनसेट होने से पहले वापस आना था। स्टूडेंट्स कहते हैं, इस साल का एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? साथ ही में हमें तो यहाँ पर इन्हांसमेंट स्किल के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। इस बेला कुल्लून को बताती है, मिस्टूड फॉरेस्ट सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए आप ना अच्छी तरह से ख्याल रखना। कुल्लून उसे चिंता ना लेने के लिए कहकर उस जंगल के अंदर चला जाता है। साथ ही में उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर दीपक नाम का कैंडिडेट चुपके से उसके ऊपर नजर रखे हुए था। उसके जाने के बाद दीपक बाहर निकलते हुए बताता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि थर्ड एग्जाम पर मेरा उस मोस्टर के साथ में सामना नहीं हुआ, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेल और कुइडा इसका शिकार बन जाएंगे। सौभाग्य से मैं काफी अच्छी स्कोर के साथ फोर्थ ट्रायल के अंदर आया हुआ। और इन्हांसमेंट मैजिक के बारे में बात किया जाए तो मैंने केवल 9 साल की उम्र में ही इसमें मास्टर कर लिया था, इसीलिए मुझे इस ट्रायल के लिए काफी ज्यादा फायदा हुआ। और बीते में ही वहाँ पर सारोल और लूमिंग आकर उसको पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो? दीपक बताता है, ये ट्रायल तो स्पिरिट पेट पकड़ने के लिए है, इसलिए इसमें टीम अप करने का क्या फायदा? साथ ही में वो कह रहा था, तुम दोनों थर्ड ट्रायल में फेल हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर मेरे स्कोर से बहुत ही ज्यादा कम है, और तुम अभी भी मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। अब लूमिंग कहती है, क्या तुम इस साल के एग्जाम में टॉप 10 पर आना नहीं चाहते हो? मैंने सुनी थी कि टॉप 10 स्टूडेंट को काफी अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है, हम इसमें तुम्हारा मदद कर सकते हैं। अब दीपक पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर्स हो, लेकिन इतना ज्यादा काइंड क्यों बन रहे हो? शारुल कहता है, क्योंकि हम थर्ड ट्रायल में फेल हो चुके हैं, इसलिए हमको इस ट्रायल में अच्छा स्कोर लाकर जैसे भी करके पास होना है। इसलिए तो हम तुम्हारे साथ टीम अप करके सेकेंड लेवल के फॉरेस्ट में जाकर सेकेंड लेवल के पेड़ को कैप्चर करना चाहते हैं।
दीपक पूछता है, क्या तुम सच में हाई स्कोर लाने के लिए सेकेंड लेवल की स्पीड पेड को कैप्चर करना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर मेरा सिचुएशन तुम दोनों से अलग है। मुझे पता है कि वो मोस्टर मैजिक पावर को यूज नहीं कर सकता, इसलिए तो इस ट्रायल को ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर वो इस ट्रायल पर फेल हो जाएगा तो अल्टीमेट टियानकुई का टाइटल मेरा हो सकता है। लेकिन एक मिनट, वो मोस्टर हमेशा हम सभी को सरप्राइज कर देता है। अगर वो दोबारा कुछ अजीब तरीके से फोर्थ एग्जाम को पास करने में कामयाब हो जाएगा तो ऐसा लगता है वो ये कर भी सकता है। वो उन दोनों को बताता है, मैं तुम दोनों के साथ में टीम अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन है। पहले शुरू में इस स्पीड पेड को मैं पकड़ूंगा। वो दोनों दीपक के बातों पर एग्री कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुल्लू को अपने पीछे कोई इंसान बात करता हुआ सुनाई देता है। वो कुछ पता कर पाता उससे पहले ही वहां पर कुछ लोग आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम ही कुल्लून हो? वहीं पर कुल्लून कह रहा था, आखिरकार ये लोग कौन है? अब वो लोग सीधा कुल्लून के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुल्लून उनको एक एक करके मारने लगता है। अब वहां पर वो बुढ़ा आदमी अपना रूट बाइंड टेक्निक से कुल्लून के ऊपर अटैक करके उसे कैद कर लेता है। कुल्लून कहता है, क्या यह सोर्सरी है? इतने में ही दो लड़के आकर आपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुनलुन ने उन स्पेयर को अपने हाथ से पकड़कर उन दोनों को मारते हुए उस बुढ़े आदमी को गाली देने लगा। जिसको देखने के बाद वो बुढ़ा आदमी वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे लगा कुनलुन कोई कैंडिडेट लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। कुनलुन एक स्पेयर को उठाकर काफी तेजी से उसके तरफ फेंकता है। अब वो स्पेयर उस बुढ़े की बॉडी के आर पार होकर वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर कुल्लू खुद को कोसते हुए कहता है, यहाँ पर तो सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये भी पता नहीं कर सकता कि ये कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसको एक क्रिमिनल के गले पर लॉकेट मिला जिसमें एक ब्याज होता है। कुल्लू उसको अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जाकर इस बिला को वो ब्याज दिखाकर उनके बारे में पता कर पाए। अब इतने में ही उसको अपने पीछे एक विष दिखाई दिया। कुल्लू सोचता है, ब्लड की स्मेल की वजह से यहाँ पर जंगली जानवर आ चुके हैं। अब उसे पता चलता है ये तो सेकेंड लेवल का हाइडन हॉर्न फॉक्स है। अब कुल्लू काफी खुश होते हुए उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉक्स को उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर कराने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्पिरिट एनर्जी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कुल्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उस फॉक्स को मार के ग्रिल करने लग जाता है। दूसरी तरफ दीपक एक सेकेंड टीयर की बीस्ट को अपने मैजिक पावर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ कुल्लून भी एक बीस्ट को मार रहा था, जो कि 3 लेवल का एक बीस्ट होता है। वो उसके बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, ये बीस्ट तो मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचता है, ग्रैंडपा ने एक बार कहा था कि कुछ बीस्ट के अंदर माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी होती है। इसका मतलब उनका इंटेलिजेंस सच में काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं इस सिचुएशन में स्पिरिट बीस्ट के साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने की जरूरत है जो कि मेरे साथ में कम्युनिकेट कर पाए। दूसरी तरफ यूजी के पास एक टीचर आकर बताता है, फॉरेस्ट के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होने का खबर मिला है। दूसरा बताता है, सेकेंड लेवल के फॉरेस्ट के अंदर पेट्रोल टीम को सीक्रेट मेज ग्रुप के 5 लोगों की बॉडीज मिली है, जिसमें से कुछ स्टेलर मेज भी मौजूद थे। जिसको सुनने के बाद यूजी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बताता है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी एग्जामिनेशन एरिना के अंदर आके फाइट करने की है। अब वो सभी को इसके बारे में बता देने के लिए कहता है। अब कुछ समय के बाद शाम होने लगा और वहां पर कुछ कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर की बीस्ट को लेकर वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पास भी हो गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर कुल्लू को अभी तक एक भी स्पीड बीस्ट मिला नहीं होता। वो वहां पर एक खतरनाक जगह पर आ पहुंचता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा कम स्पीड बीस्ट दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी उन्हें ढूंढने लगता है। यहाँ पर अब सनसेट भी होने ही वाला था। सभी कैंडिडेट्स वापस आ चुके थे। इस बेला उन सभी कैंडिडेट से कुल्लू के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उन्हें भी कुल्लू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब दीपक बताता है, जब हम सेकेंड ईयर के फॉरेस्ट के अंदर थे हमारा उसके साथ मुलाकात हुआ था। इस बेला पूछने लगती है, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गया है? दीपक ने बताया, हमने उसको माउंटेन की तरफ जाते हुए देखा था। जहाँ तक मुझे लगता है वो वापस नहीं आ पाएगा। वहीं पर यूजी भी अब बेंडो नाम के टीचर को एग्जाम खत्म करने के लिए बताता है। इस बेला को अभी भी कुल्लू के ऊपर पूरा भरोसा था। दीपक सोच रहा था, अब यहाँ पर सनसेट होने ही वाला है, इसलिए वो वापस तो आ नहीं पाएगा। और टीचर भी फोर्थ एग्जाम के हंटिंग टाइप को खत्म करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहां पर जमीन हिलने लगा। कुछ चीज काफी तेजी से वहां पर आ पहुंचता है, जो कि एक घोस्ट लेवल का बीज था। कुछ स्टूडेंट हवा में फ्लाई करते हुए साइड पर जाकर गिरते हैं।
अब यूजी भी काफी ज्यादा हैरानी से बताता है, ये तो मिस्टलैंड फॉरेस्ट का अर्थ ड्रैगन है। स्टूडेंट्स बताने लगते हैं आखिरकार ये बेस्ट हमारे एकेडमी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। अब वो लोग अर्थ ड्रैगन के ऊपर कुन्नुन को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुन्नुन ने उसके ऊपर मुक्का मारते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो अर्थ ड्रैगन भी उसके ऑर्डर्स को मान के वहीं पर बैठ जाता है। कुन्नुन ने कहा कि ऐसा लगता है मैं एकदम सही समय पर आ पहुंचा हूँ। उसको देखने के बाद टीचर और स्टूडेंट्स सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। कुन्नुन ने ऑट ड्रैगन को कुछ डांस करके दिखाने के लिए कहता है तो ऑट ड्रैगन भी कराते हुए वहां पर डांस करने लग जाता है। वहीं पर कुन्नुन को देखने के बाद तो इस बेला खुशी से रोने लगी थी। उसे पूरा भरोसा था कि कुन्नुन जरूर वापस आएगा। अब कुछ समय के बाद सभी टीचर हॉल पर बैठ के कुन्नुन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। यूजी ने सभी को बताया कि उसे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर कुन्नुन ने गलत तरीके से उस तरह के स्कोर को अचीव किया है, इसलिए वो तो यहाँ पर कुल्लून को डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहा होता है। बाकी टीचर भी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि इस साल के एग्जाम पर एक मैजिकलेस इंसान ने सभी चारों एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। साथ ही में लास्ट एग्जाम पर तो उसने हद ही कर दिए। फर्स्ट एग्जामिनर टीचर और सेकेंड एग्जामिनर टीचर तो कुल्लून को पास करने के लिए रेडी थे, लेकिन थर्ड एग्जामिनर टीचर जो कि यूजी के साथ में मिला हुआ था वो इसके लिए तैयार नहीं होता, जिसके वजह से वहां पर टीचर के बीच में बहस होने लग जाता है। अब इतने में ही वहां पर हेडमास्टर आकर पूछते हैं मैंने सुना था कि इस साल हमने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को शामिल किया है। यूजी काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है हमने यहाँ पर एक मैजिकलेस कैंडिडेट को सभी एग्जाम पास करने के लिए एलो कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हेडमास्टर कहते हैं तुम फालतू की बातें ना करो, क्या तुम्हें पता है कि मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, वो हमारा रूल्स है। अगर उसने रूल के हिसाब से सभी टेस्ट को पास किया है तो इसका मतलब हमें भी रूल के हिसाब से उसको अपना स्टूडेंट मानना पड़ेगा, वरना यहाँ पर एग्जाम पर रूल्स होने का क्या फायदा। जिसको सुनने के बाद यूजी कुछ भी बोल नहीं पाता। हेडमास्टर दोबारा बताते हैं इस मामले के बारे में पहले ही बाकी तीन एकेडमीज को पता चल चुका है। यहाँ पर हमने सौभाग्य से जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लिया, वरना इस तरह से हमारे एकेडमीज के रेपुटेशन में असर पड़ सकता है। अब तुम्हें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि उसका टीचर कौन बनने वाला है। इतना कहकर वो उस जगह से चले जाते हैं। अब हमें बताया जाता है जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम पर पास होते हैं उनको ऑर्डिनरी डिसाइपल और इनर डिसाइपल करके दो लेवल पर बांटा जाता है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम खत्म करने के बाद ऑर्डिनरी डिसाइपल बनकर एकेडमी द्वारा दिए गए मिशन कंप्लीट करके स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर इस्पेला भी उन्हीं लोगों में से एक है। लेकिन यहाँ पर जो इनर डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होना चाहिए। इसमें डिसाइबल के लिए पर्सनली रूप से मेज टीचर होते हैं। यहाँ पर उन्हें मेज बनने के लिए मेज ट्रायल टास्क पर भाग लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। और इनर डिसाइबल ज्यादातर मेज टावर के अंदर ही होते हैं। और रूल के हिसाब से जिस कैंडिडेट ने एग्जाम पर अच्छे स्कोर लेकर रिवार्ड को ब्रेक या तो फिर बेल को बजाता है वो सीधा एक इनर डिसाइबल के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पर कुनलुन एक इनर डिसाइपल बन चुका है। अब यूजी सभी टीचर से पूछता है तो फिर तुम लोगों में से कौन कुनलुन को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। वहाँ पर सभी टीचर कुछ ना कुछ बहाना बनाने लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। टीचर योर्क बताते हैं मैं मेंटोर के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखता हूँ। अब दूसरे दिन वहाँ पर एक इंट्रांस सेरेमनी होता है जहाँ पर सभी पास्ट कैंडिडेट्स आए हुए थे। सभी कैंडिडेट्स कुल्लून को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो साइज में सभी लोगों से काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही में उसके शरीर पर तो कपड़े भी फिट नहीं हो रहे थे। कुल्लून खुद से ही कहता है मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये कपड़े मेरी बॉडी पर फिट नहीं हुए। अब इतने में ही वहाँ पर एक लोरेंजो नाम का टीचर आकर कुल्लून को आवाज लगाते हैं, जो कि उसके असाइनमेंट टीचर थे। कुल्लून उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर लोरेंजो बताते हैं तुम्हें इतना ज्यादा फ्रैंक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर बनना नहीं चाहता, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बड़े हो। लेकिन एकेडमी की तरफ से एक असाइनमेंट है और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर रूल के हिसाब से चलते हो, तो फिर अब हम रूल के हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब मेजा अपने लिए स्टूडेंट ढूंढते हैं तो यहाँ पर उनके लिए एक पर्सनल एग्जाम भी देना जरूरी होता है, लेकिन ये जो एग्जाम होता है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कुल्लून माफी मांगते हुए सीधा सीधा कहने के लिए बताता है। अब लोरेन जो कुल्लून को लेकर प्रैक्टिस फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ वुडन स्टेक को दिखाते हुए बताते हैं हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हें लाइक नहीं करता, लेकिन मेरे पास तुम्हें नफरत करने के लिए कोई वजह भी नहीं है। ये जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा आसान है। तुम्हें अपने मैजिकल पावर को यूज करते हुए फायर एलिमेंटल एनर्जी से उन वुडन स्टेक पर आग लगाना होगा।
अगर तुम यहाँ पर इसको करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है वो टेस्ट उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वहीं पर इस्पेला अब दोबारा टेंशन में पड़ जाती है। कुनलुन सोचने लगता है मैजिकल पावर से मुझे वुडन स्टिक को बालना होगा। वो बताता है ये उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वहीं पर दीपक भी सोच रहा था आखिरकार अब वो इसको कैसे कर पाएगा। ऐसा लगता है इस साल फर्स्ट प्लेस पर तो मैं ही आने वाला हूँ। दूसरी तरफ यूजी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा था मैंने इसके बारे में तो कभी भी सोचा ही नहीं था। टीचर और कहता है इस प्लान को इसलिए कंसीडर किया गया है ताकि एक पत्थर से दो चिड़िया मर जाए। दरअसल यहाँ पर वो तो लोरेंजो को यूजलेस कह रहा था क्योंकि उसके पास हाल ब्रोकन बॉडी होने के बाद भी स्टार लेवल मेज टावर पर होता है। टीचर यॉर्क दोबारा कहता है अब आने वाले मेज टावर एसोसिएशन की असेंबली के अनुसार चाहे वो अपने लिए स्टूडेंट को चूज करे या तो फिर ना करे उसे यहाँ पर उस टावर को छोड़ना ही पड़ेगा। यूजी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बारबेरियन इस तरह की मुश्किल पर होगा। सच में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अब वहीं पर कुनलुन टीचर लोरेंजो से एक दिन का समय मांगता है जहां पर टीचर ने कहा सनसेट होने से पहले तुम्हें इसको कंप्लीट करना होगा वरना तुम जहां पर जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। कुल्लू यहाँ पर जवाब दे के वहां से बाहर आता है। इसबेला पूछती है अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए जहाँ पर कुल्लू ने बताया कि उसे दोबारा मिस्टर फॉरेस्ट के अंदर जाने की जरूरत है। इसबेला पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है जहाँ पर कुल्लू ने ना पर जवाब दिया। वो मिस्टर फॉरेस्ट की तरफ जाती हुई इसबेला को इंतजार करने के लिए बताता है। यहाँ पर इसबेला भी उसके साथ में जाना चाहती थी लेकिन कुल्लू ने कहते हुए मना कर दिया कि वो अकेला इस चैलेंज को फेस करेगा। साथ ही में वो कह रहा था मुझे किसी भी कीमत पर एक मैच तो बनना ही पड़ेगा। अब उसको मिस्टर फरेश की तरफ जाता हुआ देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजी पूछता है आखिरकार वो दोबारा मिस्टर फॉरेस्ट के अंदर क्यों जा रहा है। सच में इसने तो यहाँ पर हमें परेशान करके रख दिया है। अब हमें एक टावर को दिखाते हुए बताया जाता है मैजिशियन लोरेंजो थर्ड टावर मैजिक स्टोन के होल्डर है। साथ ही में वो स्टार लेवल मैजिक वाइन टावर को कंट्रोल करते हैं। अब लोरेंजो के पास उसके दो स्टूडेंट निनी और टेरी आकर कहते हैं आप इस पर एग्री नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर ड्रॉप आउट करने के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क देना चाहिए था। टीचर लोरेंजो कहते हैं आखिरकार तुम मुझे इस तरह से सुझाव कैसे दे सकते हो। ये तुम्हारे टीचर का अरेंजमेंट है इसलिए तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बताते हैं स्टूडेंट का संख्या मेज मीटिंग में हमारे पार्टिसिपेट को निर्धारित करेगा। यदि अगर स्टूडेंट का संख्या 5 से ज्यादा होगा तो हमें फिर से टीम कंपटीशन पर भाग लेना होगा और सबसे ज्यादा तो उस नए स्टूडेंट का एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। लोरेंजो बताते हैं जीत हार होना तो हमारे भाग्य पर होता है इसलिए तुम बस मेहनत करते रहो। तुम्हारे टीचर को अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ कुल्लून फॉरेस्ट के अंदर किसी चीज को ढूंढ रहा था। और फिर इसी के साथ में हम आज के इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं क्योंकि इसका एपिसोड हम जल्दी ही डाल देंगे 2-3 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।